हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? चलिए, वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे टाइम से वीडियो मिलते रहें और पढ़ाई आप लोगों की आगे बढ़ती रहे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को रुधिर कणिकाओं के बारे में बताते हैं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है? इसके पहले हमने रुधिर बताया था। रुधिर क्या है, उसका काम क्या है, किस तरह का रुधिर होता है, जंतुओं में कैसा होता है, कशेरुकी जंतुओं में किस तरह का रुधिर होता है, अकशेरुकी जंतुओं में किस तरह का रुधिर होता है, तो सबको मैंने विस्तार से बता दिया है। तो आज चलते हैं, कुछ अलग सीखते हैं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं इसको हम जानेंगे। कितने प्रकार की होती हैं इसको जानते हैं, और इनके क्या कार्य हैं ये भी देखते हैं। तो हम क्रम से एक एक का बताएंगे। आप लोगों को इससे संबंधित टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल है IQ विनोद, जिससे कि आप लगातार अपडेट पाते रहें, तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। चलिए ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स, तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसको लाल रुधिर कणिका को RBC बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में, और इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं को क्या बोलते हैं? व्हाइट, यानी WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक। अब तीसरा आता है हमारा रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरह हमारे शरीर में तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो चलिए एक एक क्रम से हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं। पहले जान लेते हैं, रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं क्या करती हैं? रुधिर कणिकाएं लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर, यानी जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड है उसका संपूर्ण रुधिर का कितना 40 to 45% भाग जो है बनाती है। 40 से लेकर के 45% भाग जो बनाती हैं। ठीक, यानी जो रुधिर होता है उसका 40-45% भाग क्या होता है? रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाएं ये हमने बताया भी 3 प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कितने भाग बनाती हैं? अच्छा, संरचना और कार्य के आधार पर क्या होती है? 3 प्रकार की होती हैं। लिख लीजिएगा, रुधिर कणिकाएं संरचना यानी स्ट्रक्चर एवं कार्य यानी फंक्शनल एवं कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। अभी जो कोई हमने अभी हिंट में दे भी दिया था, आधार पर 3 प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। किसके आधार पर? किसके आधार पर? संरचना एवं कार्य के आधार पर। वर्क एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड फंक्शनल। तो इनका क्या नाम था हमने बता भी दिया था। पहला था, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, RBC। दूसरा था WBC। फिर तीसरा था ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, और थ्रोम्बोसाइट क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 तरह की होती हैं रुधिर कणिकाएं। कौन कौन सी? RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। चलते हैं अब क्रम से एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसको इतना नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैं चल रहा हूँ आपको RBC के बारे में बताने। RBC क्या होता है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, सबका विस्तार से हम क्रम से अध्ययन करेंगे।
इनका क्या कार्य है, कैसी इनकी संरचना होती है, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, इनकी क्या संख्या होती है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनका लाल रंग किसके कारण से होता है। हीमोग्लोबिन का आप लोग नाम सुने भी होंगे। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो ब्लड, मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। दो तरह से बना होता है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से। ठीक, चलिए लिखिए लाल रुधिर कणिकाएं। पहले हम लिखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हमने भी बता भी दिया, RBC यानी रेड ब्लड कार्बोक्सिलेज सेल्स। ठीक, क्या है, RBC का हम अध्ययन करेंगे, RBC। चलो देखें सही आ रहा है, गुड। तो हम इसका RBC यानी रेड ब्लड कार्बोसेल्स, देखिए रेड ब्लड कार्बोसेल्स क्या होते हैं, RBC का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसका एक नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इसका इंग्लिश नाम है ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट। ठीक, इसका एक नाम है किसका, RBC का यानी रेड ब्लड कार्बोसेल्स का एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा वाले भाग से होता है। इसका लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लिख लेते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, लाल अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा वाले भाग से होता है। हमारे जो बॉडी में बोन मैरो होता है हड्डी के बीच में, उसी से RBC का निर्माण होता है, वाले भाग में होता है। ठीक, तो कोई पूछता है RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो बताइएगा लाल अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक, अब लिखिए ये कुल कणिकाओं का क्या होता है, 90% भाग होता है। यहाँ एक लिख लीजिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं कुल जितनी हमारे शरीर में है, कुल रुधिर कणिकाओं का कितना, लाल रुधिर कणिकाएं कुल रुधिर कणिकाओं का 99% होती हैं। जान लीजिए आप लोग कितनी होती हैं, 99% होती हैं। यानी जो 3 रुधिर कणिकाएं हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उनका तीनों में सबसे ज्यादा किसका भाग होता है, RBC का होता है। ठीक है, अच्छा इतना लिखिए, फिर अभी इसी में थोड़ा सा और नीचे लिख लीजिए शायद, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लिखिएगा इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता। ठीक, ओके, लाल रुधिर कणिकाओं में कहाँ क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको हम बता सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और फिर ध्यान दीजिए, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। लिखिए आगे, इतना लिख लीजिए, फिर हम ऊपर से लिखना है,
आप लोग लिखिए हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसको इम्पोर्टेंट है, लाल होता है। कोई पूछ सकता है ना कि किसके कारण हमारे रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है? अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और हमारी बॉडी में देखिए दो तरह की गैसें होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो लिखिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है? O2 तथा CO2, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। का परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, उनको क्या करता है? लाता है, परिवहन करता है। गुड, तो इतना हमने जाना। अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लोगों गांव में देखे होंगे, उनकी बॉडी जो होती है पीलेपन हो जाता है, उनके अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया बहुत ही खतरनाक रोग है। एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ तक कि ज्यादा दिन तक रहता है तो इसमें डेड भी हो जाती है। जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है एनीमिया। क्योंकि इसमें आरबीसी जब बन ही नहीं पाएगा, हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिशनल जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा? कुछ दिन बाद वो जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इतना ध्यान दीजिए। अच्छा, यह क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। इसको लिख लीजिएगा, यह केंद्रक विहीन होती है। यह केंद्रक कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं विहीन होती ठीक। लाल रुधिर कणिकाएं में क्या होता है? केंद्रक विहीन होती जिसको एनीमिया जो था, हम अभी कहाँ लिखे थे? एनीमिया, जो इसको लिखते हैं रक्त अल्पता, रक्त अल्पता यानी रुधिर की कमी। अच्छा, इसको इतना हो गया, फिर और लिखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी हम लोग आरबीसी के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितना लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? लगभग 5 से 5.5 लाख तक होता है। देखिए, वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या लगभग कितना? 5 से 5.5 लाख तक होती है। ये भी पूछता है एग्जाम हॉल में, कंपटीशन में ज्यादा ही पूछता है।
लाख तक पर मिलीमीटर होती है, पर यानी जो भी है, तो 5 से 5.5 लाख तक होती है पर मिलीमीटर। और इनका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन तक। देखिए आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है, यानी 120 दिन का होता है। ठीक, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 120 दिन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम सर्किल कर दे रहे हैं। पूछ लेता है एग्जाम वाले में कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो हम बताएंगे कि 120 दिन का होता है। अच्छा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक, परिवहन करना है। पूछते हैं ना, आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी में, उसका क्या मुख्य कार्य होता है। तो इस तरह हमने क्या जाना आरबीसी के बारे में। और फिर ये भी देख लीजिए, इसका इनमें जो हीमोग्लोबिन जो होता है क्या है? एक रंग प्रोटीन है, रंगीन प्रोटीन होता है, रंग युक्त प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो आरबीसी का कलर जो होता है रेड होता है। और यह अष्टमज्जा में बता दिए थे, भ्रूण में भी बनती हैं। किसमें? भ्रूण एवं यकृत। भ्रूण में ये देखिए जो एम्ब्रियो होता है बॉडी में, भ्रूण जो होता है छोटा, जैसे अब हम लोग बड़े होंगे तो हम बोन मैरो में हमारे यहाँ बन रही है, लेकिन भ्रूण में कहाँ बनता है? तो भ्रूण में ये यकृत तथा प्लीहा में बनती है। ओके, जो एम्ब्रियो होता है उसमें यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। तो इस तरह हमने क्या जाना आरबीसी के बारे में। अब चलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में जानते हैं। जान लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको जानना जरूरी है। जब हम रुधिर पढ़ते हैं तो रुधिर कणिकाओं का अध्ययन करना मस्ट है। चलिए लिखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं। सेकंड हमारा क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? WBC। इसका लिख लीजिए चाहे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक, तो पूछता है ना इसका एग्जाम हाल में, छोटे बच्चे जो होते हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए, उसमें भी WBC का पूरा नाम पूछ लेता है, फिर इसका क्या होता है कार्य। अब देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। अब इसको देखिए, पहले लिखिए, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लिखिएगा, ये प्रतिरक्षा यानी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं। लिखिएगा, प्रदान करती है। ठीक, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधी क्षमताएं होती हैं किसकी वजह से बढ़ती हैं? इसी WBC की वजह से। यहाँ तक देखते हैं कि काफी समस्याएं होती हैं जब शरीर में, तो उसके लिए ही ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा कौन देता है? यही व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं। और फिर देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते
हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और ये अनियमित आकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये अनियमित आकार के होते हैं, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा देखे होंगे आप लोग, इनका आकार क्या होता है? अनियमित होता है। जिस फॉर्म में होते हैं या जिस रूप में चाहे वो अपना आकार को चेंज कर लेते हैं। तो इसका भी लिख लीजिए ए, अनियमित, इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित आकार की होती है। ठीक है, ये किसका है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस का कार्य, मतलब उसकी संरचना बता रहे हैं हम। अच्छा, ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण मनुष्य के शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। लिखिए, WBC का निर्माण मनुष्य में, हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य में अस्थिमज्जा, वही जो अभी बता रहे थे बोन मैरो, उसमें लाल अस्थिमज्जा था, इसमें सिर्फ अस्थिमज्जा। लिख लीजिए इंग्लिश में बोन मैरो। WBC का निर्माण मनुष्य में अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और इसका जीवन काल मनुष्य के शरीर में कितना होता है? लगभग 8 से 10 दिन का होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, इसमें दिए हैं कि 1 से 4 दिन का भी होता है। तो एक आप जान लीजिए कि इसका, देखिए इसका जीवन काल लाइफ साइकिल जो होता है लगभग 8 से 10 दिन का होता है। कुछ किताबों में दिया है 1 से 4 दिन भी, इसको भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है। ठीक, और एक रंग विहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं। ये रंगहीन होती है। लिख लीजिएगा आप लोग, लिखा रहे हैं, ये नीचे लिख लीजिए, ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते। कौन सा? WBC जो होता है वह कलर लेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसमें भी थोड़ा बहुत जो बाकी इसको फिर बताते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, क्लास को करते रहिए, देखते रहिए। अभी कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही है, एक्चुअली व्यस्तता है। एक कुछ समय बाद हम कंटिन्यू क्लास लगातार करेंगे, रेगुलर 1 वीडियो पोस्ट करेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक, अच्छा बता दिए इनका आकार क्या होता है? अमीबा जैसा। लिखिए इसमें, इनका आकार, वही अमीबा बताया ना कि इनका आकार अमीबा। क्यों? क्योंकि अमीबा देखते हैं हमेशा अपना रूप, यानी वो आकार जो है चेंज करता रहता है, अमीबा जैसा, इसलिए अमीबा से संबंधित कर दिए हैं। ठीक, कोई पूछता है कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, इसका आकार कैसा होता है, तो बताओगे अमीबा जैसा।
क्यों? क्योंकि इसकी कोई निश्चित आकृति यानी आकार नहीं होता। अच्छा, इनका मुख्य कार्य क्या है? जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करना। देखिए, इनका मुख्य कार्य जीवाणुओं, बैक्टीरिया जो होते हैं, से शरीर की रक्षा करना, यानी कोई रोग ना होने पाए, रक्षा करना। ओके, तो हम जानते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, यानी। अच्छा, केंद्रक की आकृति व कणिकाओं का कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। इस कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार के। अब आप इसको लिख भी सकते हैं। लिखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, पांच प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। कौन सी? श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। अच्छा, अगर इनको ज्यादा जैसे अनियंत्रित रूप से बढ़ जाते हैं, रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया जो होता है, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकेमिया एक रोग होता है, अगर ये बॉडी में श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक बढ़ जा रही हैं तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया एक रोग हो जाता है। देखिए, इनकी मात्रा बढ़ जाने को ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक, यह एक ब्लड का कैंसर होता है। लिख लीजिएगा इसे, ल्यूकेमिया को ही लिख लीजिए। सॉरी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं। ठीक, जो ल्यूकेमिया होता है क्या होता है? ब्लड कैंसर बनता है। अब चलिए अगला हम देखते हैं, रक्त प्लेटलेट्स। थर्ड सेकंड हो गया, क्या है? अब हम देखते हैं थर्ड जो रुधिर कणिका है क्या है? प्लेटलेट्स। तो लिखिए आप लोग, तीसरा रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको और थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसको वाइट जो प्लेटलेट्स होते हैं। एक सेकेंड, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। चलिए लिखिए, अब पहले इसको जान लीजिए। ये क्या होती हैं? बहुत ही आकार में छोटी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, प्लेट नुमा होती हैं, तसरी नुमा जैसी होती हैं। 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। लिखिए, आकार में क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, और छोटी होती
ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लेटलेट्स की। ये क्या होती हैं? आकार में बहुत छोटी होती हैं और लिखिए यहाँ केंद्रक विहीन होती हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और द्विउत्तल नुमा होती हैं, द्विउत्तल जैसी संरचना होती है इनका, द्विउत्तल जैसी संरचना होती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्लेटलेट्स की। और फिर देखिए इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द्विउत्तल को बाइकॉन्केव, नहीं फिर सॉरी एन बनाना है। ठीक है, क्या होती है? और प्लेट नुमा होती हैं, तस्तरी जैसी, तस्तरी जैसी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बाइकॉन्केव होती हैं, तस्तरी जैसी होती हैं। और रक्त में देखिए 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितना होती हैं? 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या क्या होता है? संख्या 2 से 5 लाख तक होती है। 1 घन मिलीमीटर दिन में होगा, कितना होगा? 2 से 5 लाख तक इनकी संख्या होगी। अच्छा, यह एक और काम है, इनका काम क्या होता है? अच्छा अभी और लिख लीजिए पहले इसमें, इनका जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? इनका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। देखिए इनका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। जो ये रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 5 से 9 दिन का होता है। यानी ये 5 से 9 दिन बाद ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा बनने लगता है प्लेटलेट्स। अच्छा, इनका काम क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाने में। चलिए देखिए, क्या करती हैं? देखिए ये रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग सुने होंगे, थक्का बनाने में सहायक होती है। कोई पूछता है कि रुधिर थक्का बनाने में कौन सी कणिकाएं सहायक होती है, तो आप बताओगे ये थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, यानी थ्रोम्बोसिन नामक एक उसमें तत्व होता है। और फिर देखिए जैसे चोट लग जाता है, देखते होंगे कि चोट लगता है कुछ देर बाद हमारे बॉडी पे एक पपड़ी जैसी लेयर बन जाती है, तो किसका काम? इसी थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य है जो इसको क्या करते हैं? क्लॉट करता है ब्लड को। ठीक है, अब आगे लिखिए। इतना तो जान ही गए आप लोग, रुधिर प्लेटलेट्स क्या होता है, रुधिर प्लेटलेट्स कार्य क्या होता है। अरे देखे होंगे शरीर में जब डेंगू हो जाता है तो इसी की संख्या को लोग डिसाइड करते हैं कि कम है ज्यादा है। ये घट गया तो समझ लीजिए कि अगर ये खत्म हो जाता है, देखिए डेंगू से कितने लोगों की डेड भी हो जाती है। तो ये काफी शरीर के लिए जो है कि फायदेमंद है, इसकी संख्या मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर नहीं करते हैं आप तो आपके पास समस्या क्रिएट हो सकती है। जैसे देखिए डेंगू जैसी जो विषाणु जनित जो क्या होती बीमारी में प्लेटलेट संख्या कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू के विषाणु प्लेटलेट्स को क्या करते हैं?
खा जाते हैं। क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको खा जाते हैं। अब सोचिए, अच्छा चिकित्सालयों के ब्लड बैंक में रक्त पर लगभग कितने डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वो भी 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ तक रखते हैं? 1 महीने तक हम उसको ब्लड बैंक जो होता है वहाँ पर रुधिर को रख सकते हैं। अभी कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ। अच्छा इसमें देखिए, लिख लीजिए, शायद अलग से एक मैं बता दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता है या नहीं है। देखिए जो ब्लड बैंक में जो रुधिर रखते हैं उसको जमने से रोकने के लिए उसमें कुछ केमिकल मिलाते होंगे ना, तभी तो। अगर नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, ब्लड तो हमारा बहुत तेज क्लॉट होता है। अभी थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाए बॉडी पे, ये कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर एक पपड़ी जैसी संरचना बनने लगती है, वो सीरम हो जाता है, उसमें प्लाज्मा हो जाती है, सब पूरा एक लेयर बना लेते हैं। तो लिखिए, देखिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। देखिए रक्त को रुधिर बैंक में जमने से रोकने के लिए क्या करते हैं, रुधिर में सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट मिलाते हैं। सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्सलेट मिलाते हैं, यानी इसी को मिलाकर रखते हैं। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है जम जाएगा, और जम जाएगा तो किसी काम के, यानी रुधिराधान में वो काम नहीं आएगा। देखते हैं किसी को रक्त की कमी होती है तो हम कहाँ से रुधिर प्राप्त करते हैं? ब्लड बैंक जाते हैं, वहां से रुधिर को लाते हैं, या तो हम अपने बॉडी का ब्लड देते हैं उसके बदले में दूसरे ग्रुप का, जैसे क्योंकि ए बी सी जो मतलब जो भी ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, उसके बारे में अगली कक्षा में बताऊंगा। तो हम रुधिर को कहाँ से लाते हैं? रुधिर बैंक से लाते हैं। और वहाँ कैसे इसको प्रिजर्व किया जाता है? उसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे रखते हैं, और उसमें वो जमने से क्लॉटिंग उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें वो मिलाते हैं सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट का रसायन, जो इसमें केमिकल मिला देते हैं। अरे जो रक्त को जमाने वाला तत्व तो कैल्शियम होता है, उसको क्या कर देता है, या प्रभावहीन कर देता है। ये सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्सलेट होते हैं, जो रक्त को जमाने में जो सहयोग करता है, जो कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी प्रभावहीन कर देता है। तो इस तरह आज हमने क्या जाना, रुधिर कणिकाओं के बारे में जाना। तो कक्षा काफ़ी अच्छी भी रही हमें लग रहा है, और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। तो आप लोग कक्षा में बने रहने के लिए आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना, लाइक करना है। तो फिर अगली कक्षा में बच्चों मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। आज हमने क्या पढ़ा, रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा। फिर अगले में आते हैं रक्त समूह के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, और फिर कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी कौन सा सर्वग्राही होता है, सर्वदाता कौन सा। तो इस सब के बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।